बच्चों, भारतीय कृषि के बारे में कहा जाता है कि कृषि इस देश की सबसे मुख्य आर्थिक व्यवसाय है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इसका स्थान सातवां है एवं अनाजों के उत्पादन के दृष्टिकोण से इसका स्थान दूसरा है। इसी से पता चलता है कि कृषि इस देश की मिट्टी में रची बसी है। बच्चों, आपको पता होगा कि कृषि से बहुत सारे ऐसे उत्पाद उत्पादित किए जाते हैं जो कई उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है और यही उद्योग कई लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करवाता है। भारत में कृषि के अंतर्गत इस देश की लगभग 64% आबादी लगी हुई है एवं 14 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि कृषि के अंतर्गत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत स्थलाकृतिक रूप से, जलवायविक रूप से काफ़ी विविधता लिए हुए है। इस कारण भारत में लगभग सभी प्रकार के फसल बोए जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय कृषि में भौतिक वातावरण, प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक आर्थिक आधार पर काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, राज्यों में अलग अलग प्रकार की कृषि देखने को मिलता है, जैसे प्राचीन जीवन निर्वाह कृषि, गहन जीवन निर्वाह कृषि एवं वाणिज्य कृषि। प्राचीन जीवन निर्वाह कृषि की विशेषताओं के बारे में हम लोग जानेंगे। प्राचीन जीवन निर्वाह कृषि, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह एक बहुत ही पुरानी पद्धति है जो आज भी चली आ रही है। हालांकि कृषि के इस पद्धति को वर्तमान सरकारों के द्वारा हतोत्साहित किया जाता है, फिर भी भारत के कुछ क्षेत्रों में आज भी जारी है, प्रचलित है। प्राचीन जीवन निर्वाह कृषि का दूसरा नाम स्थानांतरित कृषि है। नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार की कृषि की भूमि में परिवर्तन होते रहता है, इसीलिए इसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन प्रणाली की कृषि भी कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत किसान जंगल के एक छोटे से भूमि को काटकर या जलाकर साफ करता है एवं उस पर 2-3 वर्ष कृषि करता है। जब भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, तब किसान पुनः जंगल को काटकर एवं जलाकर नई भूमि को कृषि में परिवर्तित करता है। इस प्रकार के कृषि के अंतर्गत प्रयोग में आने वाले औजार काफ़ी पुराने एवं साधारण होते हैं। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत रासायनिक खादों एवं व्यवस्थित सिंचाई का अभाव होता है। इस कृषि के अंतर्गत उत्पादन एवं उत्पादकता काफ़ी कम होता है। प्रायः इस प्रकार की कृषि पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत प्रायः आदिवासी लोग संलग्न हैं। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य स्वयं तथा अपने एवं अपने परिवार का लालन पालन करना होता है। किसानों में पूंजी एवं वैज्ञानिकता का अभाव देखा जाता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम कृषि, छत्तीसगढ़ में दीपा, मध्य प्रदेश में बीवर एवं दहिया, उड़ीसा में कोमान एवं भींगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, राजस्थान में वालरे, हिमालय क्षेत्र में खील एवं झारखंड में कुरवा के नाम से जाना जाता है। बच्चों, स्थानांतरित कृषि का प्रयोग विश्व के अलग अलग देशों में भी देखा जाता है एवं अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा, वेनेजुएला में कोनको, ब्राज़ील में रोका, इंडोनेशिया में लादांग एवं वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। बच्चों, अब हम कृषि पद्धति का दूसरा रूप देखेंगे जो गहन जीवन निर्वाह कृषि से संबंधित है। गहन जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, इस बारे में हम लोग जानेंगे। जब खेती बड़े भूभाग पर और सघन आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है तो उसे गहन जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में सबसे बड़ी समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का विभाजन होना है, जिससे जोतों का आकार छोटा होता चला जाता है। रासायनिक खादों एवं मशीनों का प्रयोग बहुत सीमित होता है। इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत कुल उत्पादन तो अधिक होता है, परंतु उत्पादकता निम्न होता है। छुपी हुई बेरोजगारी भी इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत देखा जाता है। बच्चों, कृषि के अन्य पद्धति वाणिज्यिक कृषि के बारे में अब हम लोग देखेंगे। वाणिज्यिक कृषि के मुख्य उद्देश्य पैदावार की बिक्री करना होता है। इस प्रकार की कृषि में पूंजी का अधिक निवेश किया जाता है। कृषि में वैज्ञानिक तौर तरीकों का प्रयोग किया जाता है। खेतों का आकार बड़ा होता है। रासायनिक खादों और कीटनाशकों एवं आधुनिक सिंचाई प्रणाली का
उपयोग किया जाता है। पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक कृषि होती है। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि में भी इस प्रकार की कृषि की जाती है। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दालें, सब्जियां, गन्ना, तिलहन, चाय, केले, कॉफ़ी आदि की कृषि की जाती है। बच्चों, अब हम लोग रोपण कृषि के बारे में पढ़ेंगे। जब किसी एक फसल को बहुत बड़े भूभाग पर उपजाया जाता है तो उसे रोपण कृषि कहते हैं। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही विस्तृत रूप है। इस प्रकार की कृषि का भी मुख्य उद्देश्य अपने उत्पाद की बिक्री करना होता है। इस प्रकार की कृषि में पूंजी का अधिक निवेश किया जाता है। इसके अंतर्गत अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि से मिलने वाला उत्पाद अक्सर उद्योगों में इस्तेमाल होता है। रोपण कृषि की सफलता में यातायात और संचार के विकसित साधन और अच्छे बाजार का हाथ होता है। रोपण कृषि के अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला, नारियल आदि की कृषि की जाती है। रोपण कृषि असम, केरल, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु आदि राज्यों में प्रमुखता से की जाती है। बच्चों, अब हम लोग भारत में कृषि की प्रणाली शस्य प्रारूप को देखेंगे। शस्य प्रारूप: भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। अब हम लोग एक एक करके सभी का अध्ययन करेंगे। रबी की फसलें जाड़े के मौसम में बोई जाती है। रबी की फसलों की बुवाई अक्टूबर से दिसंबर के बीच और कटाई अप्रैल से जून महीने के बीच होती है। गेहूँ, बार्ली, मटर, चना, सरसों रबी के मुख्य फसल हैं। अब हम लोग खरीफ के बारे में देखेंगे। खरीफ की फसलें मानसून के आरंभ में बोई जाती है एवं अक्टूबर-नवंबर महीने में काटी जाती है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन मुख्य खरीफ फसल है। जायद: ग्रीष्मकालीन फसलों को जायद फसल कहते हैं। यह रबी तथा खरीफ फसलों के बीच के समय में उत्पादित किया जाता है। तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियां और चारे की फसल इस दौरान उगाई जाती है। बच्चों, अब हम लोग कृषि से संबंधित भूदान आंदोलन की चर्चा करेंगे। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। उनकी कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए न होकर जन भागीदारी से इसकी सफल कोशिश की जाए। विनोबा जी का भूदान आंदोलन गांधी जी के विचारों से प्रभावित था। विनोबा जी गांधीवादी विचारों पर चलते हुए रचनात्मक कार्यों में लगे रहे। आंदोलन के शुरुआती दिनों में विनोबा भावे ने तेलंगाना क्षेत्र के करीब 200 गांवों की पदयात्रा की तथा उन्हें दान में 12,200 एकड़ भूमि मिली। इसके बाद यह आंदोलन उत्तर भारत में फैला। बिहार और उत्तर प्रदेश में इसका गहरा असर देखा गया था। मार्च 1956 तक दान के रूप में 40 लाख एकड़ से भी अधिक भूमि मिल चुकी थी। 1955 तक आते आते आंदोलन ने एक नया रूप धारण किया, जिसे ग्राम दान के रूप में पहचाना गया। बच्चों, विनोबा जी का भूदान आंदोलन निर्धन, विपन्न, अभावग्रस्त तथा अशिक्षित और पिछड़े हुए लोगों के लिए चलाया गया। 1983 में विनोबा जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विनोबा जी को सामुदायिक नेतृत्व के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था।